मरीज को स्टेंट लगा, स्टेंट होता क्या है, वो दिखता कैसा है? ये स्टेंट है और ये स्टेंट पहले आया था 1995 में। सोचो कि 70-75% लोग तो स्टेंट से ट्रीट होते हैं। यूएस यूके की हेल्थ केयर से कॉम्पीट कर सकते कम्पीट ही नहीं, वो लोग हमें रिस्पेक्ट। हैं। 4 स्टेंट अगर किसी डॉक्टर ने कहे हैं तो फिर बाईपास ही करा ली जाए। हमने काफ़ी ट्रायल्स भी किए हैं जिससे हमें पता है कि कौन से पेशेंट्स बेस्ट बेनिफिट कर सकते हैं स्टेंट से और कौन से सर्जरी से। 20% ऐसे केस हैं जिसमें क्लियर कट सिचुएशन हम कहते हैं कि आप बाईपास सर्जरी करवा। 30% पेशेंट तो दवाइयों पे ही ट्रीट हो सकते हैं, मेडिकेशन, स्टेंट या सर्जरी। मेरा दिमाग में हमेशा रहता है अगर ये मेरा रिलेटिव है तो मैं इस ब्लॉकेज की कंडीशन में बेस्ट क्या चाहूँगा, और आंसर मेरे साथ। एक लाइन है, दिल की बातें दिल ही जाने, लेकिन ये लाइन शायर कहते हैं। दिल की बातें जब किसी की भी समझ में नहीं आती तब आप ऐसे डॉक्टर्स को ढूंढते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आपको ये कहें कि धैर्य रखिए, सब अच्छा होगा। और ऐसे ही आज एक डॉक्टर साहब के साथ हम हैं, डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ हैं, जिनके पास वो लोग आते हैं जो सब तरफ से नाउम्मीद हो जाते हैं और फिर उन्हें बताया जाता है कि डॉक्टर सेठ के पास जाइए, कुछ ना कुछ इलाज ज़रूर मिल जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सेठ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोगों को बहुत बार पता तो चलता है कि मरीज को स्टेंट लगा, स्टेंट होता क्या है, वो दिखता कैसा है, जब शरीर में जाता है तो क्या लगता है असल में किसी की बॉडी में? सर, क्या हम लोगों को दिखा सकते हैं कि स्टेंट की जिसकी बात की जाती है वो कैसा होता है? बिल्कुल। स्टेंट तो अब एक हार्ट डिजीज का एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन हो गया। आई मीन दिस इज प्रॉब्ली कॉर्नरस्टोन, मैं कहूँगा ना, हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसे कहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट का कॉर्नरस्टोन ये स्टेंट है। और ये स्टेंट पहले आया था 1995 में, बट उस वक्त ये मेडिकेटेड नहीं होता था। उस वक्त प्लेन स्टेंट होता था, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ। और उसमें देखा अभी भी ये स्टेनलेस स्टील, अभी ये, हाँ, स्टेनलेस स्टील है, बट ये स्टेनलेस स्टील नहीं है, नाइटेनॉल हो गया, विच इज अ कंबाइंड अलॉय। ओके, इसमें निकल भी मिला हुआ है। तो ये जो नाइटेनॉल्स हैं और ये जो निकल कैडमियम अलॉयस हैं, ये ऐसे हैं कि ये अब वेरी डिफरेंट हो गए हैं। तो ये अलॉयज अब ज़्यादा थिन हो गए हैं, ये अलॉयज अब ज़्यादा ऐसे हो गए हैं कि ये आर्टरी को सपोर्ट करके रखें, और ये अब मेडिकेटेड हो गए हैं। ठीक है। सो ये निकल पहले जब आप स्टेंट लगाते थे वो मेडिकेटेड ड्रग कोटेड स्टेंट्स, तो ये निकल कैडमियम अलॉयज हैं। ये जब ऐसे होते हैं कि वो जो पहले होते थे वो ड्रग मेडिकेटेड नहीं होते थे, उससे में फिर भी ब्लॉकेज वापस आ सकती थी। फिर क्या हुआ कि 2002 में ये इसके ऊपर ऐसी दवाई से कवर हुए जिससे कि रीब्लॉकेज नहीं होती थी। तो ये आर्टरी को अब खोल भी देते हैं। ये आप देख रहे हो जो सर्कुलर सा है, ये 3 मिलीमीटर डायमीटर का है। ये जब आर्टरी के अंदर डालते हैं तो एकदम कंप्रेस बलून के ऊपर होता है, बलून के ऊपर कंप्रेस होता है। वो 3 मिलीमीटर का बलून होता है, उसको हम कैथेटर के जरिए वहाँ पे पहुँचाते हैं, और फिर जब बलून को फुलाते हैं तो ये बलून इसको फुला के 3 मिलीमीटर का कर देता है। बट फिर जब ये चौड़ा हो जाता है तो इसको कंप्रेस करना मुश्किल हो जाता है। आप देख लो, ये आसानी से दिखने वाला भी नहीं, इतनी बारीक सी चीज़ है, इतनी बारीक सी चीज़ है, और ये हमें एक्सरेज में उसमें पहुंचानी होती है, एक्सरे पे। अच्छा, जो सामने आप स्क्रीन पे देखते रहते हैं। ये जो आप मैग्नीफाइड इमेज देख रहे हैं कुछ इसी तरह की कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन ये मैग्नीफाइड इमेज है, ये बहुत बड़ी है। अभी मेरे हाथ में ये इतना बारीक सा है कि आप के लिए इसको देखना और समझना ऐसे बहुत मुश्किल है, तो ये लगाया जाता है। डॉक्टर साहब, लोग अक्सर कहते हैं कि 4 स्टेंट अगर किसी डॉक्टर ने कहे हैं तो फिर बाईपास ही करा ली जाए। ये सिद्धांत कितना सही है कि 2 लग रहे हैं तो ठीक है, 1 लग रहा है तो ठीक है, 4 लग रहे हैं तो फिर तो ओपन सर्जरी करा लो? ऐसी बात नहीं है। और हमें ये भी समझना चाहिए कि ये दोनों ऑप्शंस इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। बाईपास सर्जरी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत रोबस्ट टेक्निक है, और अब रिस्की भी बहुत कम हो गई है, उसमें भी बड़े एडवांसेसमेंट्स हुए, और हमने काफ़ी ट्रायल्स भी किए हैं जिससे हमें पता है कि कौन से पेशेंट्स बेस्ट बेनिफिट कर सकते हैं स्टेंट से और कौन से सर्जरी से। अच्छा। ये ज़रूर है कि स्टेंट्स में भी इतनी एडवांसमेंट्स हुई है, मेडिकेटेड स्टेंट्स में भी इतनी एडवांसमेंट्स हुई है कि वो इतना सेफ और इतना सिंपल प्रोसीजर हो गया है कि लोग 1-2 दिन में ठीक होके और विद इन अ वीक फुल एक्टिविटीज़ पे आ जाते हैं। बिल्कुल। और सर्टनली कई रिस्की पेशेंट्स के लिए स्टेंट बहुत सेफर है कंपेयर टू सर्जरी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हम डायबिटिक्स में या बहुत ही सीवियर ब्लॉकेजेस हों और बहुत ज़्यादा स्टेंट्स डालें तो उसमें ये डेफिशिएंसी होती है कि ब्लॉकेज की रिकरेंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। सेफ्टी तो ज़रूर है कि स्टेंट में डालने में काफ़ी सेफर है कई पेशेंट्स में फ्रॉम बाईपास सर्जरी। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती तो दूसरे तीसरे दिन मरीज घर चला जाता है। करेक्ट, और फास्टर रिकवरी भी है। सो
देयर इज सर्टेनली 50% ऑफ द पेशेंट्स या 60% ऑफ द पेशेंट्स जिसमें कि कोई सोचना ही नहीं पड़ता कि स्टेंट इज सुपीरियर टू सर्जरी। और देन देयर इज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट जो ग्रे एरियाज है जिसमें कि पेशेंट भी कह सकता है। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन हर एक पेशेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए कि ऑप्शंस है आपके पास बाईपास सर्जरी की उन पेशेंट्स में जिसमें कि ग्रे एरियाज हैं कि आपके पास बाईपास सर्जरी की भी ऑप्शन है, आपकी एंजियोप्लास्टी भी ऑप्शन है, ये इसकी डेफिशिएंसी है, ये इसकी डेफिशिएंसी है, एंड मेक अ कंसिडरेशन विद अ पेशेंट। एंड देन 20% ऐसे केस हैं जिसमें क्लियर कट सिचुएशन हम कहते हैं कि आप बाईपास सर्जरी करवा, आपको स्टेंट से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप अपना टाइम भी वेस्ट करोगे, आप रिस्क भी लोगे और आप बाईपास सर्जरी कराओ जो कि आपके लिए बेटर, सेफर और बड़ी इफेक्टिव। तो 4 स्टेंट भी डाले जा सकते हैं इजीली एंड पीपल डू वेल विद इट। इट इज़ किस तरह की ब्लॉकेज है, किस पेशेंट में है और वो कैसी ब्लॉकेज है जिससे कि हम सिर्फ इमीडिएट ही नहीं, जब भी मैं पेशेंट को एडवाइस करता हूँ मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होती है, इट इज़ नॉट कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे स्किल्स क्या कर सकते हैं, पेशेंट को मैं सेफली घर भेज सकता हूँ। मेरे दिमाग में मेरा था 5 साल में इसको क्या ठीक रहेगा कि नहीं, व्हाट इज इज लॉन्ग टर्म आउटकम। और मेरे को जहाँ पे कन्विंस हो जाता हूँ कि इसका लॉन्ग टर्म आउटकम मेरे स्टेंट से ठीक रहेगा तो आई डेफिनेटली प्रेफर स्टेंट्स, चाहे 4 हो या 5 हो। 5 तक भी डाले जा सकते हैं? ऑफ कोर्स। कितने मैक्सिमम आपने कभी किसी पेशेंट में डाले हो? ऐसे 6 stents have been common in a patient at a single given time. Okay. Over a period of years, obviously. तो लोगों के कई बार multiple period of time, क्योंकि हम तो लोगों की long life देख रहे हैं। And I've been treating patients from last 35 years. इस बीच में उनको पहले कुछ डले होंगे, उसके बाद डले, नई blockages आए उसमें डले। So yes, number of stents which have gone in a patient overall, उनकी फिर सर्जरी हुई, सर्जरी फेल हुई, फिर उसके बाद डले 18 stents over a period of a lifetime, I would say. 18 stents? 18 stents. दोबारा भी डालने की नौबत कुछ मरीजों में आती है? हाँ बिल्कुल आती है और आ सकती है। नई ब्लॉकेजेस आ सकती हैं पेशेंट पे अगर वो ख्याल ना रखे। पुराने स्टेंट के ग्रेजुअली 1 to 2% पॉसिबिलिटीज होते हैं फेलियर के, वो भी पर ईयर ये हो सकता है। साइंस की हर एक जगह लिमिटेशंस होती है, बट रिपीट करना प्रोसीजर को या नए स्टेंट्स डालना आसान होता है और सेफ होता है। सो आई थिंक द होल सोल्यूशन कम्स इज कि हमें एज ए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट बैलेंस होना है कि पेशेंट को लॉन्ग टर्म किस चीज़ से फ़ायदा होगा और लॉन्ग टर्म क्या सॉल्यूशंस रहेंगे। हमें प्रोसीजर की तो सेफ्टी रखनी है, बट हमें उसके लिए फेयर होना है। और उसका सबसे बड़ा तरीका मेरा दिमाग में हमेशा रहता है, अगर ये मेरा रिलेटिव है, अगर मेरा फादर है, भाई है, मेरा ये कुछ भी लगता है और अगर मेरे को अंदर स्टेंट डालने हो तो मैं इस ब्लॉकेज की कंडीशन में बेस्ट क्या चाहूँगा। और तब मेरे पास आंसर आ जाता है कि उसमें बेस्ट क्या होगा। दवाइयाँ, जो कि लेट्स नॉट फॉरगेट, कहीं 30% पेशेंट्स तो दवाइयों पे ही ट्रीट हो सकते हैं और हमें उनको अननेसेसरली स्टेंट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, साइंस में भी बड़ी मेडिकेशंस में भी बहुत एडवांसमेंट हुई है और हम पेशेंट को ठीक रख सकते हैं, हम पेशेंट को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं दवाइयों से। जैसे मेडिकेशन, स्टेंट या सर्जरी। ना कुछ पॉइंट्स तो क्लियर है, जहाँ कन्फ्यूजन होता है मैं कहता हूँ कि मैं क्या करूँगा और आंसर मेरे सामने होता है। जो आप अपने लिए तय करेंगे, वो मैं अपने पेशेंट के लिए तय, वही मरीज के लिए। और इसी तरह से अगर हर डॉक्टर इसी तरह से सोचने लगे तो नुकसान भी कम से कम होगा और मरीज और डॉक्टर का रिश्ता भी बहुत बेहतर बन जाएगा। डॉक्टर साहब, स्टेंट हम देख रहे हैं और आगे आने वाले समय में कार्डियोलॉजी में कुछ और एडवांसमेंट्स हैं जिन पर काम चल रहा है जो हिंदुस्तान में भी देखने को मिलेंगी? एडवांसमेंट तो बहुत है कार्डियोलॉजी में, हर तरीके से इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है कि जो हमने पिछले 25 साल में 30 साल में एडवांसमेंट देखी वो कई सेंचुरीज में नहीं देखी थी। एंड दैट इज़ द फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने कहा कि हार्ट अटैक को 4 हफ्ते हम सीसीयू के बिस्तर पे लगा के बैठाते। दैट्स हाउ स्टार्टेड माय कार्डियोलॉजी करियर। उसके हमारे सामने ही वो क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग है, मेरे सामने ही एंजियोप्लास्टी है, या वो ट्रीटमेंट क्या होती है कि हार्ट अटैक वाला मरीज आया, उसे स्टेंट डाला, उसी दिन उसको हार्ट अटैक से बचाया और 2 दिन में घर जा रहा है ना। साइंस में इतनी एडवांसमेंट्स हो रही हैं कि हम हर चीज़ का मिनिमली इन्वेजिव की तरफ जा रहे हैं कम से कम तरीके से। तो स्टेंट वाज द फर्स्ट एग्जांपल, बट हम वाल्व्स चेंज कर रहे हैं। आपको पता ही है ये बात कि इसको ट्रांसकैथेटर वाल्व इम्प्लांटेशन कहते हैं, कि हम हार्ट के वाल्व्स को, ब्लॉक्ड वाल्व्स को, जो कि सिर्फ पहले ओपन हार्ट सर्जरी से वाल्व रिप्लेसमेंट से ही चेंज हो पाती थी, अब वो हम एंजियोप्लास्टी के तरीके से कैथ लैब में ही चेंज करके 2 दिन में लोगों को घर भेजें, उसके वाल्व चेंज हो जाता है। लीकिंग वाल्व्स की ट्रीटमेंट बढ़ती जा रही है। अब हम वो लीकिंग वाल्व जिनको पहले ओपन हार्ट सर्जरी से रिप्लेस करना पड़ता था, हम एक कैथेटर डाल के उस वाल्व को क्लिप कर सकते हैं,
उसको क्लिपिंग प्रोसीजर कहते हैं। वाल्व की लीकिंग को टेबल पे ही खत्म कर सकते हैं और 2 दिन में पेशेंट घर जा सकता है। तो उसमें वाल्व रिप्लेस भी नहीं करना, वाल्व रिप्लेस भी नहीं हुआ और वाल्व की लीकिंग भी खत्म हो गई। इनफैक्ट अब तो वो सिचुएशंस पे आ रहे हैं कि नए कंपनियां वाल्व्स बना रही हैं जो कि टोटल वाल्व रिप्लेसमेंट ही कर दे बगैर ऑपरेशन के। सो सिर्फ रिपेयर्स ही नहीं, सिर्फ एक नहीं, पता है, बट साइंस की ये तो एडवांसमेंट्स होती ही जाएंगी, बट जेनेटिक्स में बड़ी एडवांसमेंट हो रही है। अब वो दवाइयाँ आ रही हैं, हम कहते थे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए स्टैटिन्स खाते रहो जी, उसके बाद दवाई इंजेक्शंस आए जो कि हर 2 हफ्ते लें तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा। नाउ वी आर लुकिंग एट मेडिकेशन जो कि साल में एक बार इंजेक्शन लो और पूरे साल कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहे। ऐसे इंजेक्शंस हैं? द फर्स्ट फेज़ 1 और फेज़ 2 उसके स्टार्ट हुए हैं, ऐसे इंजेक्शंस हैं। वो इंजेक्शन तो आ ही गए हैं जो 1 से 6 मंथ्स लो तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे इंजेक्शंस हैं? ऐसे इंजेक्शंस हैं। 6 महीने में एक बार लगाया? 6 महीने में एक बार लगाना। वो महंगे हैं इसलिए रूटीन यूज़ में नहीं है, पर उससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है और फिर दवा की ज़रूरत दवा की नहीं ज़रूरत, टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं, रोज़ टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं। सो यस, बट कैन यू बिलीव साइंस में तो वो इंजेक्शन आ गए हैं once a year. But the other day I was reading the biggest thing, आपने एक इंजेक्शन लिया, आपने जीन्स को ऑल्टर कर दिया और जीन से ऐसे ऑल्टर हुआ कि जिंदगी भर दवा खाने की जरूरत न पड़े, जिंदगी भर कोलेस्ट्रॉल कम रहे। तो Fascinating फिर तो दिल की बीमारी science. भी नहीं होगी। Absolutely fascinating science. ये साइंस अब क्योंकि जीन ऑल्टरेशन में जा रही है, जहाँ वो जेनेटिक ऑल्टरेशन की बात आती है इन अ पर्सन, ऑब्वियसली in a person who's still there and alive, but उसके जीन खराब थे because that's what now produces is raised cholesterol, और आपने उसके जीन्स को अल्टर कर दिया तो उसका कोलेस्ट्रॉल कम हो गया जिंदगी भर के लिए। फैसिनेटिंग साइंस जो हम देखने जा रहे हैं। सो आई थिंक वी हम जिस स्पीड से मेडिकल साइंस की प्रोग्रेशन देख रहे हैं, मेडिकल साइंस बॉडी, ह्यूमन बॉडी को तो नहीं बना सकेगा, न ही हमें रिक्रिएट कर सकेगा। आज भी एक रोबोट हमारे हैंड मूवमेंट्स और माउथ के स्पीच को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। बट यस, वी गोइंग टू बी एबल टू सेव मोर लाइव्स। हम बहुत ज़्यादा जाने को बचा सकेंगे और हम रैपिडली उस क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे हार्ट डिजीज, हर टेक्नोलॉजी में कम से कम मैक्सिमम सेफ्टी, कम से कम इन्वेजिवनेस और मैक्सिमम लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। एक ज़माना था जब बाईपास सर्जरी ही की जाती थी, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी जब तक नहीं आई थी, डॉक्टर साहब लोग डरते थे कि ओपन सर्जरी होगी, पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, रिकवरी का रास्ता बड़ा लंबा होता था। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी ने वो सब कुछ बदल दिया। तो आम लोगों को हम ये भी समझाते हैं कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मतलब जब आप सुनते हैं कि आपके किसी जानने वाले को या हो सकता है आपको स्टेंट लगे हैं, वो स्टेंट क्या है? वो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है जिसने दिल के इलाज को क्रांतिकारी तरीके से बदला। अब कितने % लोग बाईपास सर्जरी के लिए जाते होंगे और उस जमाने में सीन क्या था? दैट इज ट्रू। अब तो सोचो कि 70-75% लोग तो स्टेंट से ट्रीट होते हैं। स्टेंट्स बेटर हो गए हैं, दवाइयाँ बेटर हो गई हैं स्टेंट्स के लिए, हर तरीके से हम अब, और टेक्निक्स इतनी आ गई हैं और वैरायटी ऑफ हमारे पास डिवाइसेस इतनी आ गई, हम काफ़ी कुछ को ट्रीट कर सकते हैं। सो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो गए हैं। और आफ्टर ऑल ये प्रोग्रेस साइंस की, थैंक गॉड, हम नॉट जस्ट हमारे सामने हुई, क्योंकि मैंने बताया ना कि हमारे सामने तो एंजियोप्लास्टी स्टार्ट हुई थी, इट्स नॉट जस्ट ये हुई। थैंक गॉड दैट आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट आल्सो। थैंक गॉड दैट आई वाज नॉट जस्ट अ बायस्टैंडर, आई वाज अ पार्ट ऑफ मेनी ऑफ दीज न्यू टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज जो कि हिंदुस्तान को हमने तो सिखाई, एशिया पैसिफिक को सिखाई, थैंकफुली कई बार तो वर्ल्ड को भी हमने इतनी टीचिंग दी। तो हम ये कह सकते हैं कि दिल की बीमारियों का जो इलाज है भारत में, मरीज को उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ होता है, हर चीज़ यहाँ होती है। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट बहुत हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट क्वालिटी एंड हाईएस्ट एक्सपर्टीज के साथ हिंदुस्तान में होती है। हम यूएस यूके की हेल्थ केयर से कॉम्पीट कर सकते हैं। कम्पीट ही नहीं, वो लोग हमें रिस्पेक्ट करते हैं। इनफैक्ट अब हम उस लेवल पे हैं जहाँ पे कि अमेरिका, इंग्लैंड, पूरा यूरोप और पूरा एशिया पैसिफिक हम हिंदुस्तान को अपनी एक्सपर्टीज के लिए, स्किल्स के लिए और कम्प्लेक्सिटी के लिए रिस्पेक्ट करता है कि कैसे केसेस आप हमें भी बताइए कि कैसे करते हो। एंड आई थिंक हमारे कार्डियोलॉजी के, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। आई थिंक वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। एक एक्सक्यूज़ ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए कि अपने आप को फिट रखने का कभी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। इसी की वजह से तो आप दूसरे की सेवा कर पा रहे हो, इसी की वजह से या मैं कर पा रहा हूँ, बट दूसरे अपने क्षेत्र में हर कोई अपना काम
अरे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बॉडी की तरफ, तभी हम फैमिली को भी देख सकेंगे, तभी हम पेशेंट्स का भी ख्याल रखेंगे, तभी हम हर किसी से भी। सो आई थिंक दैट फैमिली के साथ बिट ऑफ टाइम स्पेंड करना बड़ा ज़रूरी है। चाहे वो एक कप ऑफ चाय इन द मॉर्निंग हो जाए जिसमें कि बात हो जाए। और फाइनली मैं अपने फादर से मिलता हूँ। थैंक गॉड 101 उनकी एज है। 101 साल। हाँ 101 साल। मे गॉड कीप हिम वेल। 101 और 6 महीने। एंड आई थिंक तो उनको मिलना, एक बार बात करना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद एक बार हॉस्पिटल आ जाता हूँ तो फिर मेरा कंटिन्यूस है। वन इज क्लियर, मैं चाय के लिए नहीं स्टॉप करता, मैं खाने के लिए नहीं स्टॉप करता। लंच ब्रेक होता है आपको पता ही है। Nobody knows. मैंने तो नहीं देखा कभी। I don't have a lunch. I actually don't have a lunch. There are only 12 बादाम के पीस जो मैं लेता हूँ। सवेरे से स्टार्ट करता हूँ। By the way, my breakfast is also very light. अच्छा। It's fruit. Then I have that. और I don't believe कि किसी को चाय पीनी चाहिए। I don't believe कि किसी को बीच में खाने की ज़रूरत होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। नहीं। आप दिल के मरीजों को ट्रीट करते हैं डॉक्टर साहब, और उनको आप कहते हैं कि खाना खाइए टाइम पर, ये खाइए वो खाइए। दूसरों के लिए। और मैं कह रहा हूँ जो मेरे जैसे वर्क करा खाने की क्या बात। सो आई देन फाइनली हैव माय फर्स्ट मील एट नाइट, एंड अनफॉर्चुनेटली वो लेट होता है बिकॉज़ आई फिनिश एट 10 o'clock। पहला मील रात को होता है? मेरा पहला मील रात को। पहला और आखिरी? पहला और आखिरी। पहला मील इज अ ब्रेकफास्ट व्हिच इज वेरी लाइट, यूजुअली अ फ्रूट। तो फॉलो नहीं, यूजुअली अ फ्रूट। There's nothing in between, and then my only meal you can say is at night, and that's late. But अगर मैं ये कहूँ कि ये तो बुरी लाइफस्टाइल है, I just got used to it, ये नहीं फॉलो करनी चाहिए बिकॉज मैं वो रेलिवेंट लाइफस्टाइल फॉलो ही नहीं कर सकता, मेरी बॉडी इसको फॉलो ही नहीं करा सकती कि मैं अपने आप को चेंज करूँ। बट इट्स नॉट अ गुड लाइफस्टाइल बिकॉज ब्रेकफास्ट ठीक से खाना चाहिए। यस, लाइट मील्स बीच में होने चाहिए और खाना अर्ली होना चाहिए, 7 बजे ज़रूर, कोई 7:30 बजे तक खा ले। So that healthy, और ये healthy habits हो। खाना मैं healthy खाता हूँ, there's no question. I mean, I actually eat very healthy, and my main meal. And by the way, my dinner is no more than 2 chapatis. Which is at what time? कितने बजे आप dinner? Well, this gets to 10, 10:30, 11. No, so आप मेरे don't think of me as an ideal person. दिन भर भूख नहीं। मैं वही सोच रही हूँ कि ये तो हम follow भी नहीं करने को कहेंगे। No, so लिसनर्स ये हैबिट्स ना फॉलो करना, बट मैं आपको अच्छी हैबिट्स ज़रूर सिखा सकता हूँ। हाँ, वो बता दीजिए कि ये नहीं करना तो करना क्या है। बट हेल्दी ईटिंग एंड हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, प्रोटीन ज़रूर होनी चाहिए, हैव अ वेरी लाइट लंच, और थ्रू आउट बिट्स खाते रहो जिसमें फ्रूट्स हों, जिसमें and lunch should be really, I believe it should be more fruits and vegetables, and then at night have an early dinner, again lots of fruits, vegetables and proteins. Carbohydrates हम avoid करें, it's just not needed by the body in large extent. And by the way, उसके बाद I think exercise as a part of the daily schedule बहुत important है। अगर हम ये fit in कर लें और family के साथ some time and time for regular short vacations, तो फिर आपका काम में ज़्यादा मन लगेगा और आप अच्छी तरह से अपना काम डिलीवर कर पाओगे और फिर अच्छी तरह से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सकोगे, चाहे वो पेशेंट की तरफ हो, चाहे अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप हेल्दी खाना खाइए, 3 मील्स लीजिए, लेकिन यहाँ एक एग्जांपल है जो बता रहे हैं कि हम एक टाइम का खाना खा के भी दिन भर काम कर सकते हैं। एट व्हाट एज? आपकी उम्र क्या है सर? 70। 70 साल की उम्र में अगर एक मील पे काम चल रहा है, दिन में थोड़े से बादाम और सुबह थोड़े से फ्रूट्स, ये टोटल हमने जो अभी तक नोट किया है, ये टोटल आपका खाना यही है बस? हाँ, उससे पहले नहीं, एक फैमिली के साथ बैठ के चाय में पीता हूँ ना, उसमें 2 बिस्किट भी खा लेता हूँ। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो हमारे व्यूअर्स अक्सर हमसे पूछते हैं कि क्या शराब दिल के लिए बुरी होती है और बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए? इसको आई थिंक पर्सपेक्टिव में डालना पड़ेगा। शराब, अल्कोहल, excess alcohol is bad for the heart and addiction is really bad. और मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली नॉट सोशली, नॉट रिलीजियसली। तो अब एक्सेस अल्कोहल क्या है? इंडियन एंड और हम बात करते हैं वेस्टर्न और इंडियन, बिकॉज ये इंडियन छोटे होते हैं साइज में, वेट कम होता है, वेस्टर्न का वेट ज़्यादा होता है, बड़े होते हैं, तो अल्कोहल की भी मात्रा, सेफ मात्रा या नॉन हार्मफुल मात्रा डिफरेंट होती है। बट हिंदुस्तानी के लिए बात अगर हम करें तो 1 to 2 small pegs, जिसका मतलब 30 to 60 ml, once or twice a week is safe and is not bad for the heart. अच्छा। हाँ, कभी कभी थोड़ी अल्कोहल is not bad for the heart at all.
तो अगर कोई कहता है कि मैं पीता हूँ, कोई खराब बात नहीं है। हाँ, ये कहते हैं कि दो चीज़ें खराब है। अगर आप रोज पियो वो बैड है, चाहे आप कहो कि मैं 60 ml रोज पीता हूँ वो बैड है। हमारी बॉडी, हिंदुस्तान की बॉडी वो नहीं ले सकती, वो हार्मफुल होगा। और सेकेंडली, अगर हम एडिक्टेड हो जाएं तो ऑब्वियसली वो हार्मफुल होगा। थर्डली, कोई कहता है कि मैं पीता तो एक ही बार हूँ 2 हफ्ते में, बट जब पीता हूँ तो अच्छे से पीता हूँ, 6-8 पैक तो ऐसे ही लगा लेता हूँ, दैट्स बैड। बिंज ड्रिंकिंग बहुत खराब है हार्ट के लिए। अच्छा। क्योंकि वो एक सडन स्ट्रेन कर देती है। सो हमें समझना है फर्स्टली कि अल्कोहल पर से खराब ही है। स्मोकिंग तो बहुत ज़्यादा खराब है, स्मोकिंग तो एक सिगरेट भी खराब है, स्मोकिंग का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए एज अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। इनफैक्ट वो कोई भी हर दवा को निगेट कर देती है स्मोकिंग। मेल्स और फीमेल्स के लिए भी डिफरेंट अमाउंट, हाँ अमाउंट डिफरेंट है, इसलिए कि अगेन बॉडी साइज, बॉडी वेट, मेटाबॉलिज्म के ऊपर है। और सोचो कि उसको 66% या 2/3 शुड बी द क्वांटिटी औरतों के लिए। अगर वो अल्कोहल ले रही है तो मेन की जो क्वांटिटी है उसका 2/3 सेफ क्वांटिटी है औरतों के लिए। ओके, आप ड्रिंक करते हैं? बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट ये सवाल आपसे बनता है। राइट, ऑफ कोर्स जी। यू नो, व्हाई शुड वन एंजॉय अ बिट ऑफ अ ड्रिंक? अच्छी बात है। सो यू डू ड्रिंक? हाँ, सो ऑफ कोर्स, अगेन टू द सेम एक्सटेंट मैं कहता हूँ कि 1 or 2 स्मॉल पैग्स। इनफैक्ट बुरी बात नहीं है, आप 10 पूरा हफ्ता मुश्किल से गया है, व्हाई डोंट यू एंजॉय अ ड्रिंक ऑन अ सैटरडे? अगले दिन सोना है, हैव अ ड्रिंक, हैव एन एंजॉय, लोगों के साथ बात करो, मिक्स करो। ये आपने डॉक्टर साइड से सुन लिया, लेकिन आपने ये भी सुना कि वो कितने घंटे काम करते हैं, रोजाना कितनी एक्सरसाइज करते हैं, उनका खाने पीने का स्टाइल क्या है, और वर्कआउट का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल नहीं छूटता है। अगर आप भी ये सब करते हैं, अदरवाइज हेल्दी हैं, तो फिर आप इस एडवाइस को भी ज़रूर मानें। चलते चलते बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि वो ऐसा क्या करें कि उनको आपके पास आना ही ना पड़े, दिल के मरीज ना बने लोग, क्योंकि भारत में दिल की बीमारियों का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? सो आई थिंक कि हम तो वर्ल्ड कैपिटल हैं हार्ट अटैक्स के, हम लोग सब प्रोन हैं, मैं भी प्रोन हूँ हार्ट अटैक का। तो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? एक्चुअली प्रिवेंशन हार्ट डिजीज तो हमारे हाथों में है। मैं कहता हूँ कि यू नो पीपल वंडर कि पॉलिसीज ये वो, अगर हम यही कहें कि लुक एट एवरीथिंग जो कॉजेज हार्ट डिजीज, मोटापा, ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री को तो हम नहीं चेंज कर सकते जी, बट बाकी चीज़ों का तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या खाते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि हर चीज़ तो हमारे एक्चुअली कंट्रोलेबल है। और वो एक कंट्रोलेबल, हम एक्सरसाइज की हमने आपने बात की, मैंने बात की, और क्यों बात की? इसीलिए कि अगर सिर्फ एक्सरसाइज ही करें और इसे कि 200 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग, सिर्फ 200 मिनट इन अ वीक, इसका मतलब अगर 5 times 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग, 25% हार्ट अटैक के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। 5 दिन 40 मिनट, और 25% पता है कई दवाइयों से नहीं हो पाता, जो ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। हमारा हाई ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाता है, डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, हमारी वेट सही पे आ जाता है, हम पॉजिटिव फील करते हैं, एनर्जी आ जाती है। स्मोकिंग जो है प्रॉब्ली द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग छूट जाती है, आप एक्सरसाइज करो, आप हर तरीके से एक सिंगल एक्सरसाइज से सब रिस्क फैक्टर्स खत्म कर सकते हो। सो ऐसे वॉक, एक्सरसाइज, मेक इट इंटीग्रल पार्ट आपका, उसका एक अपने हर रूटीन का पार्ट बना दो। जिस तरह आप नहाते हो, तो अगर आपका 15 मिनट नहाने को लगते हैं तो आप नहा ही रहे हो ना, तो नहाते अगर हो तो क्यों एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? आपको खाने के लिए टाइम है, चाय पीने के लिए टाइम है, पकौड़े खाने के लिए टाइम है, एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है तो एक्सरसाइज कीजिए। ब्रिस्क वॉक को सही मायनों में ब्रिस्क वॉक की तरह भी अगर आप करेंगे तो दिल के डॉक्टर्स के मुताबिक ये अकेली एक्सरसाइज आपके दिल की बीमारी के खतरे को, जैसे डॉक्टर सेठ ने कहा, 25% तक कम कर सकती है। फिर भी लोग डॉक्टर साहब एक्सरसाइज करते नहीं हैं तो और ब्रिस्क वॉक का मतलब क्या है वो भी ज़रा एक बार समझा दें। तो ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि आपको, अगर आप चल रहे हो तो अगर आप किसी साथी के साथ, पहले ये बता दो कि ज़्यादातर लोग जब गप्पे मारते हैं, हाँ कहते हैं कि रोज़ वॉक के लिए जाता हूँ, तो पूछते हैं क्या करते हो? हाँ जी, वो हम लोग 4 दोस्त हैं, तो 4 दोस्त निकल लेते हैं सवेरे और 25-40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे घूम के आते हैं। अच्छा, क्या बात करते हो? अरे बड़ी बातें होती है, बीच में बैठ जाते हैं, बातें होती हैं। सो आई टेल यू,
लोग सोचते हैं दैट्स एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज जो हम कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब ये है कि अगर आप किसी और के साथ स्पीड पे चल रहे हो तो आप एक सेंटेंस बड़ी मुश्किल से बोल पाओ। कन्वर्सेशन तो बात ही नहीं कि गप्पे मार रहे हैं, मुश्किल से एक सेंटेंस सांस में कंप्लीट कर पाओ, तो वो ब्रिस्क वॉकिंग हुई। और यूजुअली वो एज के हिसाब से डिफरेंट होगी। ऑब्वियसली यंगर पेशेंट में वो 6-7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकते हैं, कोई और एल्डरली वो 4 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा पर आवर। तो ये सब बेस्ट टेस्ट है। और जब हम कहते हैं 40 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग, हम ये नहीं कह रहे जिमिंग करो, ये वेट लिफ्टिंग, वो सब एक्सरसाइज नहीं है, वो कार्डियक एक्सरसाइज नहीं है। वेट लिफ्टिंग, जिम जाना, हैवी वेट लिफ्टिंग करना, वो सब कार्डियक अनफ्रेंडली एक्सरसाइजेस है। अच्छा, जो दिल के लिए अच्छी नहीं है। जो दिल के लिए अच्छी नहीं है। वो फिजिक के लिए अच्छी है, बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छी है, वो अपने आप को दिखाने के लिए अच्छी है, बट हार्ट के लिए तो ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये एक्सरसाइजेज जो हम कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज, वो अच्छी हैं और वही फायदा देती हैं जो हार्ट अटैक में कह रहा हूँ डिक्रीज करने के। बहुत सारे डॉक्टर्स जिनके मरीज हमसे शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब ने टाइम नहीं दिया, बस 2 मिनट में बता दिया और हमारे सवाल हमारे मन में ही रह गए। डॉक्टर सेठ के पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि हर मरीज को आप तसल्ली बख्श टाइम देते हैं और वो कहता है आपसे मिलकर ठीक हो गया मैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि फेथ कभी कभी मरीजों को ठीक कर देता है। तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली वो वेटिंग लिस्ट होती है कि मैं उससे डबल पेशेंट भी देख सकता हूँ, बट उस वक्त मैं नहीं सेटिस्फाइड होऊंगा, क्योंकि अगर पेशेंट के मुंह पे ये लगा कि आपने उसको धक्का मार के निकाल दिया क्योंकि वहाँ दूसरा पेशेंट को देखना और आपकी इतनी बड़ी लिस्ट है, तो वो बात ठीक नहीं है। फिर भी मैं रात के 10 बजे तक ओपीडीज करता हूँ जी, बट मेरे को कभी भी किसी पेशेंट ने अगर कह दिया ना कहीं से सुन लिया, और एक कोई ना कोई ऐसा होता है डॉक्टर साहब ने तो पूरा टाइम नहीं दिया, वो जल्दी में थे जी, तो मेरे को पता नहीं पेशेंट को कितना बुरा लगा, मेरे को उससे ज़्यादा बुरा लगा। तो कितने दिन में मिलेगी आपकी अपॉइंटमेंट अगर आज ट्राई करें? ओके, नाउ इट्स बेटर 3 months। 3 months, ओके। 3 महीने का इंतज़ार है और हम डॉक्टर सेठ की प्राइवेट ओपीडी की बात कर रहे हैं, ये भी हम क्लियर कर दें। बहुत सारे लोगों को लगता है डॉक्टर्स तो लूटते हैं, अब उनका प्रोफेशन है, ये फीलिंग क्यों आती जा रही है? आई थिंक हम उस वर्ल्ड में रह रहे हैं जिसमें हर चीज़ ट्रांजैक्शनल होती है, और इसीलिए और मेडिकल साइंस भी चेंज होती जा रही है, बट पब्लिक की और पीपल की एक्सपेक्टेशंस भी चेंज होती जा रही है। हर तरीके से हर क्षेत्र में ट्रांजैक्शनल सिचुएशन डेवलप हो गई है। दिस साइंस, अच्छा, पर्सनल टचेस हैव गॉन डाउन। जो एक वो जो पर्सनल टच होता था, वन ऑन वन कनेक्ट नहीं है, और इट ऑल्सो गोज बैक टू डॉक्टरों को टाइम देना, पेशेंट को बॉन्डिंग कैसे होती है। आज भी मैं कहता हूँ कि बॉन्डिंग तब होती है कि अगर आपने पेशेंट को टच भी नहीं किया और उसको सिर्फ कागज़ देख के ही उसको बता दिया कि आगे क्या करना है, तो बॉन्डिंग गई कहाँ। अगर आपने उसको एग्जामिन ही नहीं किया, तो एग्जामिनेशन का एक पार्ट है टच, एग्जामिनेशन का एक पार्ट है कि उसने फील किया, आपने नर्व्स भी देख ली, तो देयर इज अ कनेक्ट व्हिच हैपेंड। सो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम देना। द सेकंड थिंग इज ट्रांजैक्शनल को चेंज करना टू मेक एवरी, एंड एट द एंड पेशेंट चाहे कुछ भी सोचे, आफ्टर ऑल वो तो बीमार है ना, वो तो आपके पास आया है, उसको तकलीफ है। हमारा एज अ कर्तव्य है डॉक्टर होना कि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करे, एंड आई थिंक आप कह सकते हो बोथ वेज हो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इट स्टार्ट्स कि डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है कि उस ट्रांजैक्शनल सिचुएशन को ख़त्म करके कॉन्फिडेंस देना कि हम आपके लिए हैं, ट्रांजैक्शनल बेसिस पर नहीं, हम हैं बिकॉज आपने हमें ट्रस्ट किया, नाउ वी आर गोइंग टू डिलीवर दैट ट्रस्ट, एंड यू गोइंग टू डू इट टू द बेस्ट पॉसिबल मैनर, जिसका मैं जानता हूँ, मैंने सीखा, जिस तरह मैंने सीखा, मैं वो डिलीवर करूँगा जो आपको, मैं खुद को डिलीवर करता, किसी और को डिलीवर करता। ये अगर हमने वो 5 C's फॉलो कर दिए, कमिटमेंट, कंपैशन, केयर, कॉन्शियस एंड कॉम्पिटेंस, तो हमने उसको चेंज कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। अदरवाइज तो ये नेचुरल प्रोसेस है, वर्ल्ड वाइड नेचुरल प्रोसेस है, जो कि हिंदुस्तान में नहीं, हर एक जगह देखा जा रहा है कि हम अब उस क्षेत्र में, हम उस ईरा में रह रहे हैं जहाँ की स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और साइंस इज टेकिंग ओवर एज अ रीजनिंग फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए आज की भी तारीख में, चाहे ज़माना 1960 का हो या 2025 का, आज की तारीख में मरीजों की सबसे पहली शिकायत यही होती है, डॉक्टर साहब ने हमें टाइम नहीं दिया। डॉक्टर सेठ के ज़रिए हम भी यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने मरीज़ के साथ कनेक्ट बनाएं और उसे टाइम दें, और फिर डॉक्टर को जो भगवान का दर्जा दिया जाता है
वो भी सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने के लिए। आई एम श्योर कुछ सिनेरियो हेल्थ केयर में बदलेगा और डॉक्टर्स आज तो कम से कम मरीजों को टाइम ज़्यादा देंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, you're so good at everything. थैंक यू सो मच सर।